नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप आज पुनः मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है 17 और 18 में पुलिस की, जो कि महत्वपूर्ण आपके साथ एक पीडीएफ एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक से मिलेगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पुस्तक के लेसन से बन सकते हैं, तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे वो आपको मैं एक वन लाइनर के रूप में एनसीईआरटी बुक का पूरा सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट लेसन जो है भारत और भारत का आकार और उसकी स्थिति के बारे में। पॉइंट के अनुसार समझते हैं कि जो भारत विश्व की एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक, पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जिसमें कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके जो मेन प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, उस टॉपिक को आपके सामने लेकर चलेंगे। तो पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चलते हैं कि भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है, यानी बड़ा देश है, और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात की जाए, पूछा जाता है कि जो अपना भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह एक उत्तरी गोलार्ध में है। यानी अगर पृथ्वी में देखा जाए तो यहाँ पर जो कर्क रेखा जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी क्षेत्र में हमारा जो भारत है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध में बताया जाता है। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा की बात की जाए तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में 23.5 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगर इसको आप अगर मैप की सहायता से देखें तो इसमें मैप आपके सामने है। जैसे इस मैप में हमारा जो भारत है वो ये है, और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो जो हमारी ये विषुवत रेखा है इसके अकॉर्डिंग भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसके बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। और यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर बात की जाए कि भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिण बिंदु यानी जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे क्या कहा जाता, उसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट जिसे बोला जाता। इस इंदिरा पॉइंट से 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। बात करते हैं अब भारत के आकार की। तो भारत का आकार जो है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछी जाए पूरी कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व की स्थिति में बात की जाए तो कुल कितना है, तो यह भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार 2.4% है। अगर पूछा जाता है कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की स्थिति में कौन से नंबर का देश है, तो यह एक 7वां बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की स्थिति से पूछा जाए तो यह 7वां बड़ा देश है, और विश्व के क्षेत्रफल से 2.4% है। भारत के जो 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जो अगर पूछा जाए कि भारत की स्थल सीमा जो रेखा है वो लगभग कितने हैं, तो
15,200 किलोमीटर समुद्री तटरेखा है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारत की समुद्री तटरेखा कितनी है और भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। अगर प्रश्न बनता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। अगर समुद्री तट रेखा की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यह तटरेखा है 7,516.6 किलोमीटर। और अगर स्थल सीमा पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न बनता है कि भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो यह नवीनतम बलित पर्वत स्थित है। यहाँ पर बलित पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। इसकी पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगर पूछा जाता है कि पश्चिम में कौन सा सागर है तो अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी जो विस्तार है वो उत्तर और दक्षिण ज़्यादा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है, जो कि भारत के कहाँ से गुजरी है, वो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब बात करते हैं भारत तथा विश्व की। भारत तथा विश्व की बात करते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। मेन पॉइंट यहाँ भी देखिए कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बने हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। कौन सा है वो? हिंद महासागर। अगर बात की जाए कि भारत जो क्षेत्रफल की स्थिति में 7वां है, तो पहला विश्व में सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो रूस है। उसके क्रमशः कनाडा, उसके क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, नेक्स्ट है ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो है वो है भारत। भारत का 32,87,263 किलोमीटर है और सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। मैं आपको एक मैप के द्वारा समझा दे रहा हूँ कि जो अपना ये भारत है, ये उत्तर, दक्षिण, इसके बाद पूर्व और ये पश्चिम। अगर पूछा जाए कि जो उत्तर से दक्षिण यानी अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यह एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी गोलार्ध यानी जो विस्तार है वो पूर्वी गोलार्ध का इतना अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। उसके बाद किलोमीटर की बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम कितनी इसकी दूरी है, तो वो है 2,933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3,214 किलोमीटर इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें और देख लीजिएगा कि जो बंगाल की खाड़ी है वो हमारे भारत के पूर्व में स्थित है और अरब सागर जो है पश्चिम में स्थित है। गुजरात जो तटीय रेखा है
जो कि पश्चिम में स्थित है। मानक यमोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है। अगर चीन की बात की जाती है तो चीन एक पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में है और पाकिस्तान पश्चिम उत्तर में बसा हुआ है हमारे देश में। जो सीमा लगती हुई हैं अपने देश से, जो कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारी सीमाएं भारत देश से छूती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत एक दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न बनता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सन 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाएं मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं जो समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता जो है, अगर बात की जाए कि कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, तो वो एक पाक जल संधि है तथा मन्नार की खाड़ी भारत और मालदीव को जोड़ती है और पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक, चलिए अगर एक प्रैक्टिस देखा जाए तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये आपके सामने है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो ये हमारा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो वो है 97.25। चलिए अब नेक्स्ट लेसन आता है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप लेसन नंबर 2 है। एनसीईआरटी की बुक से आपको ये सामने है। इसके मेन पॉइंट कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं कि अपना जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो एक मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये सभी हमारे भारत में स्थित हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं अपने भारत में, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ, और कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं देखता हूं, भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। वह भूगर्भीय निर्माणों के अंतर्गत या अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ठीक, यह भारत के भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं, प्रमाण या सिद्धांत जो कि भारत के भौतिक स्वरूप में दिए हैं। अलग भूगोलवेत्ता भी हुए हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांतों को वरीयता दी है। इसी तरह सरमान सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। किस सिद्धांत के अनुसार? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार।
प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होता है। वर्तमान में भी दबाव उत्पन्न हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जो क्या होता है कि जो हिमालय है उसका हमेशा यानी ऊंचा हो रहा है। किसके कारण? प्लेटों के अनुसार भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अगर प्लेटों की बात की जाए कि जो प्लेटों की गतियां होती हैं वो होती हैं अपसारी परसीमा और रूपांतरित परसीमा। ये तीन प्रकार की प्लेटों में गतियां होती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अपसारित परसीमा का निर्माण करती हैं। जब कुछ प्लेटें जो एक दूसरे के जब करीब आ जाती हैं तो उसे हम अपसारित परसीमा कहते हैं। जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे हम अपसारित परसीमा कहते हैं। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है, यानी ऊपर नीचे। कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतरित परसीमा का निर्माण करती हैं। यानी 3 प्रकार की प्लेटें हैं। एक पहली अपसारित परसीमा, वो कब होती हैं? जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। दूसरी होती है अपसारित परसीमा, जो कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के दूर हो जाती हैं। और जो तीसरी होती हैं जो एक दूसरे के करीब आकर के प्लेट टूटकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तब उसे हम रूपांतरित परसीमा कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन भूभाग, यानी भारत का सबसे प्राचीन भूभाग, जिसे हम गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, जो कि गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें गोंडवाना क्षेत्र में वे संवहनीय धाराओं को भूपर्पटी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट में गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगे। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच एक स्थित टेथिस भू अवनति के अपसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि स्थित है। टेथिस सागर की बात करते हैं, जो टेथिस के हिमालय के रूप में उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी क्या एक चोटी है, इसका निर्माण हुआ और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसादीय निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ये आपका भारत के भौतिक भूभाग से है। अब बात करते हैं कि जो मुख्य भौगोलिक विवरण, जो भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित जो है वो हिमालय है और इसके भूगर्भीय रूप से एवं बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में
सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय है। अगर भारत की बात की जाए तो वो K2 है। 2400 वर्ग किलोमीटर, यह जो है 2400 वर्ग किलोमीटर में लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर पश्चिमी है। एक मैप के अनुसार हिमालय पर्वत जो है, ये हमारा जो है हिमालय पर्वत है। इसमें देखिए लद्दाख श्रेणी यहाँ है, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, सिपकीला दर्रा की बात की जाती है यहाँ पे, जो कि, और ये शिवालिक श्रेणी है, नंदा देवी है। ये सब हमारी, और एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है, ये सब हमारे हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। आपके सामने एक ग्राफ के अनुसार जो हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगर पूरे इसका 8848, विश्व का सबसे ऊंची अगर चोटी शिखर की बात की जाती तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, यह विश्व में है। कंचनजंगा भारत में है, जो कि 8598 है। मकालू नेपाल में है, 8481। इस प्रकार से आपके सामने ये शिखर हैं, जो कि एक 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। बात करते हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित है। कुछ हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपटित अपसादी से बनी है। इसमें कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अगर बात की जाए कि अपने जो कुछ दून कौन से हैं, तो देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है। ये हमारे भारत के दून हैं। महान हिमालय की वलय की जो प्रकृति असममित है, वो हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है और यह हिमालय श्रृंखला हमेशा पर्वत से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हमारे हिमालय में हिमानियाँ तथा दर्रे भी हैं। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ नदियाँ, जैसे कि उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय का जो भाग है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और एवं हिमाचल एवं निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः कैसा है? अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे लंबी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। बात करते हैं सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि कुमाऊं हिमालय के नाम
जो है वो किस नदियों के बीच में है, तो सतलज तथा काली नदियों के बीच है। इसके बाद बात करते हैं कि काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता दिहांग नदियाँ असम हिमालय की सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी इसमें आते हैं। बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय को सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग माखड्ड गार्ज, इसे माखड्ड गार्ज, जो दिहांग माखड्ड है इसे गार्ज भी बोलते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर से एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। इसके बाद ये घने जंगलों, अब बात करते हैं पूर्वांचल में जो पटकाई, नागा तथा मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियां इसमें शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मझोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। प्रश्न बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो वो एक हमारा मझोली है। कौन सा है? मझोली, जहाँ लोगों का निवास भी है। यह 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अब यहाँ बात करते हैं दो आब का अर्थ। दो आब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच के भाग को हम दो आब कहते हैं, और दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। यानी जो पांच नदियों जहाँ जिस देश को में जाती हैं या मिलती हैं वो पंजाब, उससे पंजाब बोला जाता है, और दो आब क्षेत्र को होती हैं जो वहाँ दो नदियों का भूभाग दिखाई पड़ता है। अब आज का वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे उत्तरी मैदान। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपके यूट्यूब पर बेल आइकन के साथ मिलते रहें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और हमारे चैनल को आप शेयर ज़रूर करें। जो भी इसमें कमियां हों आप इसमें कमेंट करना ना भूलें। आप जो भी कमेंट करेंगे हम आपके आभारी होंगे। जब तक के लिए इस वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।